डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जो है हमारा बेसिक जो है वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसमें पूरे कोर्स उसमें कंप्लीट किए जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग PGCL एग्जाम के लिए या DFCCIL के लिए, राजस्थान JEN के लिए, UPPCL JEE के लिए प्रैक्टिस सीरीज देखेंगे। और इसमें हमारा जो है सिर्फ ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर टॉपिक से जो है ना क्वेश्चन लिया गया है। फिलहाल मेरा यही टारगेट है कि सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन का जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कशन कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, AC ओनली। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो बात है कि सर ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम सोर्स से लोड। ठीक है, इसमें हमारा वोल्टेज और करंट जो है ना वो चेंज होता है। ठीक है, और हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा इसमें चेंज नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब जो है इसमें एक टर्म आता है सर कि हमारा प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होता है। प्राइमरी बाइंडिंग में लिखेंगे सर द बाइंडिंग in which receive energy from supply, यानी कि सप्लाई से जो एनर्जी, जिस बाइंडिंग में एनर्जी रिसीव होगा उसको प्राइमरी बाइंडिंग बोला जाएगा। फिर हमारा जो बात आती है सर कि सेकेंडरी बाइंडिंग हमारा क्या होगा, यानी कि जिस भी बाइंडिंग से द बाइंडिंग which deliver energy to the load, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो है ना सोर्स, हमारा सप्लाई कहाँ पे एनर्जी बाइंडिंग कहाँ पे एनर्जी हमारा सप्लाई से रिसीव कर रहा है और कहाँ पे वो लोड को दे रहा है। उसी अनुसार हम लोग बोलेंगे कि कौन सा प्राइमरी बाइंडिंग है, कौन सा सेकेंडरी बाइंडिंग है। लेकिन हमारा HB बाइंडिंग और LB बाइंडिंग हमेशा फिक्स रहेगा, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज बाइंडिंग हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर कपल्ड, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर का कैसे कपल्ड होता है। ठीक है, वो दूसरा हमारा सवाल ये है। देखो, हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होता है हमारा मैग्नेटिकली कपल होता है। ठीक है, यानी कि कपलिंग हमारा 3 टाइप से होता है, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर में कैसे कपल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी मैग्नेटिकली कपल होगा। कपलिंग हमारा जो है 3 टाइप से होता है सर। पहला कपलिंग होता है इलेक्ट्रिकल। अगर इलेक्ट्रिकल कपलिंग होगा तो क्या होगा सर, करंट फ्लो होगा। दूसरा कपलिंग होता है हमारा मैकेनिकल। इसमें क्या होगा सर, फिजिकल कनेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है सर हमारा मैग्नेटिक, जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारा फ्लक्स फ्लो होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है ना इसमें 2 स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। 2 स्टेटमेंट क्या क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए सर, इंपॉर्टेंट है। पहला लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स आर coupled by means of magnetic field and it allow energy transfer in either direction, इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है HB to LV और LV to HB दोनों में से किसी साइड हो सकता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो LV से HP होगा, LV या HB से LV होगा। दोनों में से किसी भी एक तरफ से हमारा जो है वो
ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है एक, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है व्हेन सोर्स इज ऑन, आगे हम लोग सवाल का डिस्कशन करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट सीख के। व्हेन सोर्स इज ऑन LV साइड एंड लोड ऑन द HV साइड, it is called as स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इफ सोर्स इज ऑन HV साइड एंड load on LV side, it is called step down transformer। ठीक है, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं स्टेप अप कैसे, जैसे मान लो अगर आप लोग, ये हमारे ट्रांसफार्मर है, N1 टर्न N2 टर्न है, अगर N1 ग्रेटर देन N2 है तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स N1 ज़्यादा है, तो हमारा जो है ना यहाँ पे वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, EMF क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा N2 में कम होगा। लेकिन अब बात निकल के आती है कि कब हमारा स्टेप अप होगा, कब स्टेप डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर हमारा सोर्स LV साइड में रहे और लोड HV साइड में रहे। ठीक है, यानी कि लोड हमारा कहाँ है, HV साइड है, लोड हमारा HV साइड में है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारा क्या हो रहा है, सोर्स से लोड, हमारा लोड की तरफ वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है। ठीक है, स्टेप अप कर रहा है। दूसरा क्या है कि अगर सोर्स हमारा HV साइड रहा, चलो हमारा मान लेते हैं ये सोर्स है, N1 का वैल्यू ज़्यादा है सोर्स साइड में। ठीक है, और हमारा लोड है LV साइड में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा स्टेप डाउन हो रहा है। ठीक है, यानी कि N2 में वोल्टेज हमारा कम आ रहा है कंपेयर टू N1, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, ये तक सही है। उसके बाद से बताओ पहले केस में जो है हमारा जो है प्राइमरी बाइंडिंग कौन सा होगा, व्हेन सोर्स इज ऑन LV साइड, यानी कि हमारा पहले केस में प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगा LV साइड वाला। ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग कौन होगा, हमारा HV साइड वाला। ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी बाइंडिंग हमारा कहाँ पे कनेक्टेड है, लोड की तरफ। दूसरे केस में सोर्स हमारा HV साइड है, यानी कि HV साइड हमारा हो जाएगा प्राइमरी बाइंडिंग। हम लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पे सोर्स कनेक्टेड है जिस भी बाइंडिंग में, यानी कि जो भी एनर्जी सोर्स जिस बाइंडिंग को देगा, हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि द वोल्टेज पर टर्न ऑफ ए प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज वोल्टेज पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी, यानी कि वोल्टेज पर टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या रिलेशन होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज पर टर्न हमारा इसमें क्या होता है। देखो हम लोग जो है ना एक रिलेशन जानते हैं, क्या रिलेशन होता है सर, EMF का रिलेशन होता है। पहले EMF का इक्वेशन क्या होता है, EMF का इक्वेशन होता है सर ERMS का इक्वेशन जो होता है ना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, एक मिनट, 4.44 FN phi m, यानी कि F फ्रीक्वेंसी है, N नंबर ऑफ टर्न है, phi m हमारा मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अब जो है अगर हम लोग E1/E2 करते हैं तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है सर N1/N2। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं सर कि E1/N1 इक्वल टू E2/N2। ठीक है, यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आता है, यहाँ से रिलेशन निकल के आता है सर कि EMF पर टर्न हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। EMF पर टर्न अगर हमारा प्राइमरी में जितना होगा, ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा पहले चीज। तो देखो हमारा E1/N1 क्या होगा, EMF पर टर्न ऑन प्राइमरी, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं EMF पर टर्न ऑन सेकेंडरी। ठीक है, यानी कि दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा सेम। ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या बोला, द बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी, यानी कि देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग
कॉयल देते हैं, मैग्नेटिक प्लेट देते हैं, N1 टर्न ले लो, N2 टर्न ले लो, ठीक है। इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो। क्लियर यहाँ तक? चलो हम लोग क्या रिलेशन निकाला है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि द बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, हमारा बोला है कि N1 ग्रेटर देन N2 होगा। तब हमारा केस क्या बनेगा, अगर हमारा N1 ग्रेटर देन N2 होगा, यानी कि N1 ग्रेटर देन N2 होगा ये केस, तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारा E1 ग्रेटर देन E2 होगा। बोलो केस बनेगा ना हमारा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल, इसको इक्वेट करेंगे हमारा, तो ये केस बनेगा ना सर कि E1 बाई E2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी कि E1 ग्रेटर देन E2 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हायर वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ठीक है। चलो अब जो है इसमें एक और क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर डज नॉट पोजेसेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफार्मर में हमारा वोल्टेज चेंज होता है, करंट होता है, इम्पीडेंस भी होता है, यानी कि पावर हमारा इसमें चेंज नहीं होता है। होता क्या है सर, देखो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक समझते हैं, आगे हम लोग को और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज वाले वीडियो में तो हम लोग जो है ना उसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलो देखो, मान लो कि अगर हमारा सिंपल है, ये हमारा सोर्स साइड से है, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है, N1 N2 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे मानते हैं कि हमारा यहाँ से EMF इंड्यूस कर रहा है E1, यहाँ पे E2, यहाँ I1, यहाँ I2। अगर हमारा यहाँ पे क्या होता है सर, अगर हमारा जो यहाँ पे स्टेप अप कर रहे हो, हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट के साथ E1 बाई E2 N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1, ठीक है। अब जो है यहाँ पे रिलेशन क्या निकलता है सर, अगर हम लोग स्टेप अप करते हैं यानी कि E2 बड़ा हो गया, स्टेप अप का मतलब क्या हो गया हमारा जो है, अगर N2 बड़ा हो गया कंपेयर टू N1, ठीक है। हम लोग फिलहाल प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हमारा N2 ग्रेटर देन N1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर E2 हमारा ग्रेटर देन E1 है, ठीक है, यानी कि हमारे लोड साइड में क्या हो रहा है, वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, एज कंपेयर इंड्यूस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। अगर हमारा पावर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, I2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे P हमारा क्या हो जाएगा, EI होगा, या इसको VI भी बोल सकते हो। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यही लॉजिक होता है, ठीक है। चलो उसके बाद से क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, द आयरन कोर इज यूज टू, आयरन कोर जो है ट्रांसफार्मर के बीच में हम लोग क्यों देते हैं सर। तो आयरन कोर जो है हम लोग देने के पीछे वजह क्या है, ठीक है। तो हम लोग आयरन कोर इसलिए देते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो टाइटली रहे, ठीक है, इसीलिए हम लोग आयरन कोर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जितना होगा EMF इंड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद से लिखो इसमें, इफ़ ए ट्रांसफार्मर कोर हैज एयर गैप देन रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज डिक्रीज, हिस्टेरेसिस लॉस इज डिक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इंक्रीज। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ना ग्रेटली इंक्रीज होता है। जैसे कि आप पढ़ोगे ना इंडक्शन मोटर, तो वहाँ पे एयर गैप ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे देखोगे कि मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस क्या है, द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो वैसे भी पता है ना, फार्मूला तो पता ही आपको, ERMS का फार्मूला क्या था सर, हमारा फार्मूला था हमारा ERMS का मैं बार बार लिखता हूँ 4.44 FN 5M। तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चीज़ का रिलेशन आ रहा था, इसका इन्वर्सली रिलेशन आ रहा था, ठीक है, इसके इन्वर्सली रिलेशन होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। चलो उसके बाद से क्या बोला, ट्रांसफार्मर इज सो डिजाइन डेट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव, हमेशा क्या होना चाहिए, टाइट कपलिंग होना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच। तब क्या होगा, हमारा टाइट कपलिंग होगा तो हमारे लीकेज जो है ना हमारा कम होगा, ठीक है, लीकेज हमारा कम होगा। क्लियर है? चलो अब हमारा बात आता है सर कि हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का केस क्या बनता है सर, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे केस क्या है सर, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच। तो देखो हमारा जो है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आइडियल कोर होना चाहिए सर। आइडियल कोर का मतलब क्या होता है, म्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर म्यू इन्फिनिटी है तो रिलेक्टेंस का फार्मूला क्या होता है सर, रिलेक्टेंस का फार्मूला होता है L बाई म्यू ए। तो हमारा रिलेक्टेंस हो जाएगा 0, ठीक है, रिलेक्टेंस हो जाएगा हम लोग हमारा यहाँ पे 0। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर रिलेक्टेंस हमारा 0 हो गया तो MMF का इक्वेशन क्या होता है सर, MMF होता है हमारा फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में MMF यानी कि V, फ्लक्स मतलब कि I, रिलेक्टेंस मतलब कि R, V इक्वल टू IR से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि MMF
फाई आर, रिलक्टेंस जीरो है तो एम एम एफ हमारा क्या होगा, जीरो है। अगर एम एम एफ जीरो है, एन आई के वैल्यू क्या आएगा सर, जीरो आएगा। यानी कि मेरे को करंट का रिक्वायरमेंट जो होगा ना फ्लक्स इस्टेब्लिश करने के लिए, वो क्या होगा, जीरो होगा। किस केस में, आइडियल कोर के केस में। ठीक है, चलो पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या चाहिए सर, दूसरा इसमें हमारा जो है आइडियल बाइंडिंग होना चाहिए, आइडियल बाइंडिंग होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है सर, आइडियल बाइंडिंग के केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो हमारा कौन सा लॉस जीरो होगा, कॉपर लॉस हमारा क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, यानी कि हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, हमारा अगर रिलक्टेंस जीरो है, अगर हमारा रिलक्टेंस जीरो है, रिलक्टेंस जीरो का मतलब क्या समझेंगे सर, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एंटायर फ्लक्स होगा वो हमारा कोर के थ्रू फ्लो कर जाएगा। ठीक है, नो फ्लक्स विल लीक थ्रू द एयर। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लीकेज फ्लक्स हमारा इसमें क्या होगा, जीरो होगा। रिलक्टेंस जीरो का मतलब क्या लिखोगे सर, रिलक्टेंस जीरो का मतलब लिखोगे कि एंटायर फ्लक्स विल फ्लो थ्रू द कोर। ठीक है, विल फ्लो थ्रू द कोर। उसके बाद से इसमें क्या स्टेटमेंट लिखोगे सर, इसमें ये निकल के आएगा कि नो फ्लक्स लीक, ठीक है, थ्रू द एयर। ठीक है, यानी कि फ्लक्स हमारे एयर में लीक नहीं करेगा। अगर फ्लक्स एयर में लीक नहीं करेगा तो आप लोग क्या लिखोगे सर, यहाँ पे हमारा इसीलिए लिखते हैं आइडियल केस में हमारा लीकेज फ्लक्स क्या होता है सर, जीरो। क्लियर है, लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर है। अब जो है, चलो सर लीकेज फ्लक्स तो जीरो हो गया। अब क्या हम लोग यहाँ पे और कंसीडर कर सकते हैं। अब म्यू हमारा अगर इन्फिनिटी है आइडियल कोर के केस में, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो करंट का रिक्वायरमेंट होता है इस्टेब्लिश करने के लिए फ्लक्स या मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जीरो होता है, जो कि दिख ही रहा है आपको। ठीक है, ये म्यू इक्वल टू इन्फिनिटी का मीन ये निकल के आ गया। ठीक है, और आइडियल बाइंडिंग से क्या निकल के आ गया, आइडियल बाइंडिंग से निकल के आ गया कि हमारा जो है कॉपर लॉस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा नो लॉसेज एंड लीकेज रिएक्टेंस, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, दिख गया कि हमारा कोर क्या होगा, हमारा जो है म्यू इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि हम मेरे को जो करंट का रिक्वायरमेंट है वो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यानी कि आयरन लॉस भी हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो होगा म्यू इन्फिनिटी की वजह से। आयरन लॉसेज इन ट्रांसफार्मर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कॉपर लॉसेज जीरो होगा। ठीक है, और हमारा लीकेज फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 2200 वोल्ट 20 kVA आइडियल ट्रांसफार्मर है 66 टर्न इन द सेकेंडरी, द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। देखो आपको रिलेशन पता है सर क्या होता है, यहाँ पे 2200 का मतलब हो गया ये हमारा जो है V1 का वैल्यू ले लो, इसको ले लो V2 या E1 E2 कुछ भी लो, आपको E1 ही ले लो, E1 और E2 ले लो। ठीक है, और आपको ट्रांसफार्मर में N2 का रिलेशन, N2 का वैल्यू दिया हुआ है 66, N1 पूछा है, तो क्या करोगे सर, E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। तो यहाँ से E1 का वैल्यू क्या है सर, N1 का वैल्यू निकालना है, कैंसिल हो गया 10, यानी कि N1 निकल के आ गया 660, ऑप्शन सेकंड हो गया करेक्ट। चलिए इसमें क्या बोला कि द नो लोड रेशियो ऑफ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज इतना, द मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। देखो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे ERMS का फॉर्मूला क्या था सर, ERMS का फॉर्मूला था 4.44 FN/m। ठीक है, तो यहाँ पे ERMS हमारा 600, हम प्राइमरी में लेके चलते हैं तो हमारा जो है इसको कंसिडर करेंगे 6000, 4.44 फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं 50 हर्ज, n मेरे को फाइंड आउट करना है, फाई मेरा दिया हुआ है 0.06, तो यहाँ से आप लोग n फाइंड आउट करोगे, तो n आपका फाइंड आउट करोगे तो शायद मेरे को लगता है 450 टर्न्स आएगा। प्राइमरी का पूछा है तो प्राइमरी वाला हम लोग वोल्टेज लेके चले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नो लोड प्राइमरी करंट, कितना हमको प्राइमरी करंट का रिक्वायरमेंट होता है नो लोड में, 3.5%
मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लगता है इसमें, ठीक है। वजह क्या है, यहाँ पे दिख गया आपको कि आपको जो है ना मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है आइडियल केस में, एकदम ही कम होता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप नो लोड पे चलाओगे तो आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम होगा। फुल लोड का कितना होगा, 3 to 5%, ठीक है। इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर में लॉसेज क्या होता है, कम होता है। अब जो है बात ये निकल के आती है सर कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 things which are same for primary and secondary of transformer। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर में 2 चीज़ें हमारी क्या होती हैं, सेम वो बताना है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाले केस में। तो आप लोग देखते हो कि एम्पियर टर्न्स हमारा क्या होता है और वोल्टेज पर टर्न्स क्या होता है, हमारा सेम होता है। हम लोग पढ़े थे ना, हमारा ईएमएफ पर टर्न्स क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। और हम लोग यहीं से रिलेशन निकाले थे E1/E2 N1/N2 I2/I1, ठीक है। अगर हम लोग E1/E2 I2/I1 करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1/I1 E2/I2, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग N1 से रिलेशन निकालें N1/N2 I2/I1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर N1/I1 क्या होता है हमारा, N2/I2 के बराबर होता है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टर्न्स लिख लो, और I मतलब एम्पियर, यानी कि एम्पियर टर्न्स हमारा दोनों में बराबर आ रहा है। N1I1 इज इक्वल टू N2I1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। समझ लो कैसे आ रहा है। चलो अब जो है ये लास्ट वाला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा ये पूरे ट्रांसफार्मर का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप लोग ये बताओगे कि वीडियो कैसा लगा और कितना आप लोग सही कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक था। हम लोग एक और वीडियो में जो है ना पूरे ट्रांसफार्मर एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट डीसी मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।